स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने लेटिमर आरेख के बारे में स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रॉस्ट आरेख और पोरबेक्स आरेख। फर्स्ट अपन लेते हैं फ्रॉस्ट आरेख। फ्रॉस्ट आरेख क्या होता है कि ये जो मुक्त एनर्जी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उनके बीच में रिलेशन को बताता है। तो फ्रॉस्ट डायग्राम जो होता है आल्सो नोन एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम और फ्रॉस्ट एबवर्थ डायग्राम कहलाता है। फ्रॉस्ट डायग्राम जो होता है वह क्या होता है कि इसके अंदर जो दाएं भाग को अपन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का वोल्ट नियतांक कहते हैं। तो डेल्टा G0 जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है और F जो होता है फेराडे कांस्टेंट, यानी कि जो मुक्त ऊर्जा होती है मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। तो यहाँ पर जो मानक मुक्त ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा में परिवर्तन होता है और F जो कहलाता है फेराडे कांस्टेंट। तो जो मानक मुक्त ऊर्जा तथा फेराडे इन दोनों को अपन वोल्ट तुल्यांक या वोल्ट इक्विवेलेंट कहते हैं को ऑक्सीकरण अवस्था के सापेक्ष आरेख बनाया जाता है। यानी फ्रॉस्ट डायग्राम के अंदर अपन वोल्ट तुल्यांक तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में एक आरेख बनाते हैं जिसको अपन फ्रॉस्ट डायग्राम कहते हैं। अब ये क्या था कि इसके बारे में फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में सबसे पहले वर्थ ने प्रस्तुत किया था। तो इसे वोल्ट तुल्यांक आरेख भी कहा जाता है, क्योंकि इस आरेख के अंदर अपन क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर घटते हुए क्रम में रखी जाती है। नेक्स्ट, जैसे अपन क्रोमियम का अम्लीय माध्यम में फ्रॉस्ट डायग्राम लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब अपन देखते हैं कि जब उस मूल तत्व की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था पर जो है शून्य वोल्ट तुल्यांक प्रदर्शित करती है और क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो इसका वोल्ट तुल्यांक होता है वह -1.82 वोल्ट होता है। जब क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है तो इसका जो वोल्ट तुल्यांक होता है वह -2.23 वोल्ट होता है और जब यह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो इसका वोल्ट तुल्यांक 3.99 वोल्ट होता है। यानी कि जैसे जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है इसके वोल्ट तुल्यांक के मान में वृद्धि होती जाती है। तो इस आरेख से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि जब अपन अम्लीय माध्यम में क्रोमियम शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है तब वह उसकी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वह क्रोमियम की अनस्टेबल होती है। जब क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका जो वोल्ट तुल्यांक होता है वह -1.82 वोल्ट होता है। तो इसी कारण जो क्रोमियम जो होता है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रोमियम धातु से अधिक स्थायी होता है और जब क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जाने में क्या होता है कि यह इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +2 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसका जो वोल्ट तुल्यांक होता है वह -2.23 वोल्ट होता है। लेकिन जब क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसमें क्या होता है कि यह क्रोमियम की सबसे अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि फ्रॉस्ट डायग्राम से ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन वोल्ट तुल्यांक में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाती है। तो सबसे स्टेबल जो होती है इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मोर स्टेबल होता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था +2 ऑक्सीकरण अवस्था से भी अधिक स्थायी होती है और सबसे अनस्टेबल जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे कम स्थायी होता है। नेक्स्ट डायग्राम अपन लेते हैं पोरबेक्स डायग्राम। पोरबेक्स डायग्राम क्या होता है कि इसको EPH या इलेक्ट्रोड विभव और pH के बीच का ग्राफ खींच के बनाया जाता है। तो इसलिए इसको EPH डायग्राम या पोटेंशियल pH डायग्राम या प्रीडोमिनेंस एरिया डायग्राम भी कहते हैं। प्रीडोमिनेंस एरिया डायग्राम इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में
कोई उसकी तत्व की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन ही स्थायी होती है। तो द डायग्राम वर इंट्रोड्यूस बाय मार्सेल पोरबेक्स इन 1938 एज ए convenient way of discussing the chemical properties of species in natural water, and they are particularly useful in environmental और कोरिजन साइंस। तो जो पोरबेक्स डायग्राम है इसके बारे में सबसे पहले मार्सेल पोरबेक्स ने 1938 में बताया था। इन्होंने बताया था कि नेचुरल वाटर में किसी स्पीसीज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अध्ययन के काम में लिया जाता है। और ये जो पोरबेक्स डायग्राम है जो जनरली अपन एनवायरमेंटल और कोरिजन साइंस के अंदर यूज में लेते हैं। तो पोरबेक्स डायग्राम जो क्या होता है कि यह पीएच और ई या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच की कंडीशंस को इंडिकेट करता है, यानी कि इन कंडीशंस में उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो जो पोरबेक्स डायग्राम जो होता है वह क्या होता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है कि अपन जब पोरबेक्स डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो पीएच होती है उसको अपन एक्स एक्सिस पर रखते हैं और जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको वाई एक्सिस पर रखा जाता है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वह उसकी किसी भी एजेंट की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इंडिकेट करती है, और जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाती है या नेगेटिव मान होता है तो वह उसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है कि जो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वह लो पीएच पे रखे जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वह राइट साइड हाई पीएच पे रखे जाते हैं। ये दोनों ही पीएच वैल्यू जो होती है उसके एक्स एक्सिस पर रखी जाती है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको अपन लेफ़्ट साइड में, और स्ट्रॉन्ग बेस होने पर उसको पोरबेक्स डायग्राम में राइट साइड पे रखा जाता है। तो अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं कि आयरन का पोरबेक्स डायग्राम। तो आयरन के पोरबेक्स डायग्राम को अपन दर्शाने के लिए इसमें क्या होता है कि इसके पोटेंशियल और पीएच के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने पर कुछ स्पीसीज जैसे आयरन +3 ऑक्सीक्रेडेशन स्टेट में होता है, +2 में होता है, आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड, आयरन डाईहाइड्रोक्साइड, नेचुरल वाटर के अंदर ये स्पीसीज इसकी उपस्थित होती है। तो कुछ रिएक्शंस जो होती है इसकी नेचुरल वाटर में घटित होती है वो नीचे अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.77 वोल्ट होता है, और ये एक प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आयरन जो होता है +3 से +2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन है इसका मतलब ये केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, न कि उसके पीएच वैल्यू पर, क्योंकि पीएच मान तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन में किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ये रिएक्शन केवल और केवल रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंट होती है और पीएच इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका जब अपन ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में क्या आता है कि जो फर्स्ट AB लाइन होती है तो इसमें क्या होता है कि पीएच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको अपन केवल और केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है AB लाइन कहलाती है, यानी कि आयरन +3 और आयरन +2 के बीच की बाउंड्री लाइन कहलाती है। तो यानी कि इसके अपर साइड में तो आयरन +3 और नीचे की साइड आयरन +2 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया अपन लेते हैं कि जब आयरन +3 H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें क्या होता है कि आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिएक्टेंट में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट के अंदर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसमें जो अपनी है रेडॉक्स रिएक्शन न होकर केवल एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, यानी कि H2 के मॉलिक्यूल H+ आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को अपन
एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि पोरबॉक्स डायग्राम में ये जो अभिक्रिया होती है यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिपेंडेंट और पीएच वैल्यू पर डिपेंड करती है, यानी इसका जो मान होगा वह पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब अपन ग्राफ में देखते हैं इसमें, क्योंकि आयरन +3 से आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड, तो इसको C व B के द्वारा एक वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पीएच के मान में वेरिएशन आता है, न कि उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान में, क्योंकि ये मान जो होता है उसकी पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं कि आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके आयरन +2 आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन में रेडॉक्स अभिक्रिया भी संपन्न हो रही है, क्योंकि आयरन +3 से +2 में जा रहा है और हाइड्रोजन आयन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया होती है वह रेडॉक्स और एसिड बेस रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। जब इसको अपन ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ के अंदर जो बी और डी लाइन है, ये बी और डी लाइन इसको दर्शाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों में चेंज आते हैं, तो इसको एक स्लोप के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि इसके अंदर इसके लेफ्ट साइड में आयरन +2 और राइट साइड में आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड को अपन डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको न तो वर्टिकल लाइन से दर्शा सकते हैं और न ही हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल से दर्शाते हैं तो केवल उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज आता है, और जब उसको वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं तो केवल उसके पीएच में चेंज आता है। तो इसको अपन दर्शाते हैं किसके द्वारा, एक स्लोप के द्वारा दर्शाते हैं, तो या फिर डायगोनल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि उसकी दोनों रिएक्शंस को दर्शाती है, यानी कि उसके इलेक्ट्रोड विभव में भी चेंज और उसके पीएच वैल्यू के मान में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कि आयरन जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में H2O के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन डाईहाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इस अभिक्रिया में जब अपन देखते हैं तो उसके ऑक्सीकरण अंक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज न होकर के केवल उस एसिड बेस रिएक्शन होती है, और एसिड बेस रिएक्शन होती है इसलिए वह पीएच पर डिपेंड करती है। तो जब ग्राफ में अपन देखते हैं कि आयरन +2 से आयरन डाईहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो इसमें केवल एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो इसको अपन ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन DE के द्वारा दर्शाते हैं। ये इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन कहलाती है, यानी आयरन +2 और आयरन डाईहाइड्रोक्साइड के बीच की बाउंड्री लाइन कहलाती है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन जो है अपनी कि आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके आयरन डाईहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आयरन +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है और एसिड बेस रिएक्शन भी होती है। तो दोनों रिएक्शन साथ साथ होने पर इसका जो स्लोप आएगा या डायग्राम देखते हैं अपन, तो इसका भी अपने को एक डायगोनल लाइन दिखाई देती है, यानी विकर्णीय रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। क्योंकि इस विकर्णीय रेखा जो होगी इसमें डायग्राम में जब पोरबॉक्स डायग्राम में देखते हैं तो D और F पोरबॉक्स डायग्राम में विकर्णीय रेखा कहलाती है, और D और F के अपर की साइड तो आयरन हाइड्रोक्साइड और नीचे की साइड उसमें आयरन डाईहाइड्रोक्साइड रखा जाता है। तो ये था अपने का ये डायग्राम कि इसमें किसकी वैल्यू कितनी होती है, किसका मान कितना होता है। तो इस प्रकार से अपन उसकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं।